हाय एवरीवन। सो ये एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 है, क्लास 7th एल्जेब्रिक इक्वेशंस। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में समझा था, और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि NCERT पे पेज नंबर 233 पर दे रखा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में है, स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक एंड अनलाइक। हमें बताना है रीज़न के साथ कि इन दोनों में से कौन से, जो हमें पार्ट्स दे रखे हैं उसमें से कौन सी, अगर ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 7x एंड 12y। 7x 12y। अब हमें बताना है कि ये लाइक टर्म है कि नहीं। अब हमें पता है इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या है x, और इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या है y। तो क्या x और y इक्वल हैं? तो ये कैसी टर्म्स हो जाएगी? ये हो जाएगी अनलाइक टर्म्स। दे आर अनलाइक टर्म्स। और रीज़न में क्या लिखेंगे? बिकॉज अलजेब्रिक फैक्टर इज़ नॉट सेम। अलजेब्रिक फैक्टर इज़ नॉट सेम। ठीक है, इसी तरह हम इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड में 15x माइनस 21x है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं इनके वेरिएबल वाला पार्ट सेम है या नहीं। हाँ, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये होंगे यस। पहले लिख देंगे अलजेब्रिक फैक्टर इज़ सेम। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर सेम है तो दे आर लाइक टर्म्स। उसी तरह अब हम पार्ट जो परफॉर्म करेंगे, फिफ्थ पार्ट करते हैं अब इसका। फिफ्थ पार्ट में है 6x वाई स्क्वायर और ये है 9x स्क्वायर वाई। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकाल लो पहले, अगर जब भी कन्फ्यूजन हो फैक्टर सॉल्व निकाल लो। 6x वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? 6x और y 2 बार। ठीक है, उसी तरह 9x स्क्वायर वाई के फैक्टर क्या होंगे? 9 2 बार x और 1 बार y। क्या तुम्हें ये वाला पोर्शन सेम दिख रहा है? इधर 2 बार y आ रहा है, इधर 1 ही बार y है और 2 बार x है। क्या ये दोनों सेम है इनका अलजेब्रिक फैक्टर? नो। तो यहाँ पे लिखेंगे अलजेब्रिक फैक्टर इज़ नॉट सेम। सो दे आर अनलाइक टर्म्स। तो ये दोनों कैसी टर्म्स हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हमारी अनलाइक टर्म्स। अब इसी तरह हम इसका सेवेंथ पार्ट परफॉर्म करेंगे। सेवेंथ पार्ट में है mn स्क्वायर 10mn। ठीक है, अब सबसे पहले mn स्क्वायर के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। वो क्या होंगे? m और 2 बारी n, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है इसका? 2, पावर 2 है। 10mn के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 m और n। अब देखते हैं इधर क्या इसका अलजेब्रिक वाला पोर्शन सेम है? इधर है mn और इधर है खाली mn। क्या ये दोनों सेम है? नो। तो ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक फैक्टर इज़ नॉट सेम या फिर इज़ डिफरेंट। सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। अब कहीं पे डाउट आ रहा होगा कि अगर ये नंबर भी तो सेम हो सकता है ना। नहीं, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। नंबर सेम है या नहीं है ये हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो अब हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1। इस 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें वो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, हमें यहाँ पे जैसे हमने एक बार सिंपल इक्वेशंस जो चैप्टर था उसमें इक्वेशंस बनाई थी, वैसे इधर भी बनेगी। वेरिएबल्स दे रखे हैं और कॉन्स्टेंट्स दे रखे होंगे हमें। पहला पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम y मतलब y में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? z। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो आगे आएगा ऑब्वियसली। फिर सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। अब यहाँ पे तुम्हें बोला है कि 1/2 तो है, लेकिन 1/2 किसका? सम का।
खाली नंबर्स का नहीं, सम का, यानी पहले x और y का होगा सम और फिर लगेगा उनका हाफ। ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई बोर्ड मास में आते हैं हम, बोर्ड मास में तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। ठीक है, यानी हाफ से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, एडिशन बाद में आएगा। नहीं, यहाँ तो बोर्ड मास अप्लाई नहीं होना है। बोर्ड मास तो तब अप्लाई करते हैं ना जब हमें सॉल्व करना होता है। और बोर्ड मास में क्या आता है, पहले आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो कि इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन करा हुआ है कि पहले हमें इनका सम करना है और उस सम को बाद में हाफ करना है। पहले हाफ नहीं करना, पहले सम करना है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी z को हमने z से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इजी था। फोर्थ पार्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी p और q को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या चाहिए तुम्हें, 1/4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 1/4 pq। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में है द नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड देन एडेड। तुम्हें बोला है कि x का और y को दोनों को कर दो स्क्वायर और फिर बाद में ऐड करो। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती ये करते हैं कि पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं और बाद में इस पे होल स्क्वायर लगाते हैं। नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि पहले इन दोनों का करेंगे हम स्क्वायर और फिर बाद में हम इन्हें करेंगे ऐड। तो ये दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ये परफॉर्म करते हो तो। नेक्स्ट है पार्ट सिक्स्थ। पार्ट सिक्स्थ में है नंबर्स 5 एडेड टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। अब इधर तोड़ लेते हैं, जब ये भी इतना बड़ा जब कुछ स्टेटमेंट दे रखा होता है ना, इसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हमें बोला है कि नंबर 5 है एक, ठीक है, एक हमें पता है 3 टाइम्स है यानी 3 से किसी को मल्टीप्लाई करना है, और एक हमें दे रखा है प्रोडक्ट है m और n का, यानी m और n को साथ में रखना है। तो यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय m इंटू n, और उसमें हमें क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो इक्वेशन बन गई कि 5 हम किस में ऐड करेंगे, 3 गुना ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m और n में। इसे अच्छे से लिख देते हैं, 3 mn को सॉल्व करेंगे तो खुल के हो जाएगा 5 + 3 mn। इसमें अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी 10 में से हमें क्या कम करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, यानी जब हम y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमें माइनस करना है 10 में से। ब्रैकेट लगाना कभी मत भूला करो, बाद में सॉल्व करा करो इसे अगर आगे थोड़ा हो रहा है। फिर लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में बोल रहे हैं कि द सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी a और b को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है उनका सम। उनका सम यानी a + b। इसको और सॉल्व करेंगे तो ab माइनस में a + b। अब बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं बच्चे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है समझते हैं। अगर मैं तो ब्रैकेट ना लगाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगी, ए बी माइनस a + b, ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन दिखेगी ना ये। अब मैं एक बार इसे ज़रा ब्रैकेट से ओपन करूं, माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस, तो ये खुल के कुछ ऐसी दिखेगी इक्वेशन, ना कि ऐसी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट अब शायद समझ आ रही होगी कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है ब्रैकेट लगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। इसमें बोला है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम से ही शो करना है तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स ले लेते हैं। पहला है x - 3। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरी 2 ही टर्म है, एक है मेरे पास x और एक है मेरे पास +3 या -3, जल्दी जल्दी सोचो सोचो, -3, ठीक है। टर्म्स हमेशा ऐड होती हैं, तो अगर कहीं पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो टर्म के साथ ही आ रहा होगा, बीच में सब्ट्रैक्शन कहीं नहीं होता है। जब भी अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन बनता है वो हमेशा एडिशन से बनता है, सब्ट्रैक्शन से कभी नहीं बनेगा। और अगर माइनस का साइन आ रहा है यानी कि वो टर्म नेगेटिव थी, ठीक है। एक्स के फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके फैक्टर कुछ नहीं होगा, इसका तो एक ही होगा, एक्स लिख लो या फिर 1 और एक्स लिख लो। 1 है वैसे हम लिखते नहीं है, 1 को कितनी 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, उसे बार बार क्या लिखना। लेकिन इधर लिखना पड़ेगा, इधर हमें -3 लिखना पड़ेगा। ये तो ईजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इधर अगर ऐड करना हो तो कर लेना कि एक्सप्रेशन, टर्म और फैक्टर, ठीक है। फिर बी पार्ट में जाते हैं। बी पार्ट में हमारा एक्सप्रेशन है 1 + x+x²। इसकी टर्म्स लिख लेते हैं, एक 1, एक x और एक x²। टर्म्स, फैक्टर्स बना लेते, इसका तो एक ही फैक्टर होगा 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका फैक्टर्स करें तो तुम्हारे आ जाएंगे, इसका तो 1, x का x और x² का x और x फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ, फैक्टर्स भी हमने बना लिए। सी पार्ट हम अगले उस पर कर लेते हैं। सी पार्ट में है y - y²। मैं बार बार टर्म्स, एक्सप्रेशन ये सब नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में खुद लिखना। y एक हो गया और एक हो गया -y², क्योंकि नेगेटिव साइन हम साथ में लेते हैं टर्म के। इसके फैक्टर्स तो y बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मुझे ये तो पता है कि y 2 बार आ रहा है। अब नेगेटिव साइन किसके साथ लगाऊँ मैं इस वाले के साथ लगाऊँ या मैं इस वाले के साथ लगाऊँ? मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब मुझे समझ नहीं आ रहा नेगेटिव साइन किसके साथ लगाऊं, तो उन केसेस में मैं एक -1 एज अ फैक्टर इंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। तो -1 से क्या होगा ना कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि -a, अभी तो खैर ये दोनों y हैं, आगे चल के ऐसा भी आएगा कि एक होगा a और एक होगा b, और -ab के फैक्टर्स बनाने होंगे, तो माइनस इसके साथ लगाएं या इसके साथ, वो बहुत उसमें कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो अलग से -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजिंग ना हो। फिर ये भी कंप्लीट हुआ। डी पार्ट पे जाते हैं। डी पार्ट फटाफट करते हैं सारे क्वेश्चन। 5x y² प्लस 5x y² प्लस 7x² y। इसके टर्म्स हम बनाएंगे, 2 ही टर्म दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक है 5x y² और एक है मेरे पास 7x² y। इसको मैं फैक्टर्स बनाऊंगी तो 3, एक है 5, एक है x, एक है y और एक और मेरा है y। सिमिलरली एक है 7, एक है x, एक और x और एक y, ठीक है। ये मेरा था ट्री डायग्राम इसका। ई पार्ट भी इधर ही आ जाएगा। ई पार्ट में नहीं, ई पार्ट बड़ा है, इसे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ई पार्ट है -ab प्लस 2b² -3a², ठीक है। इसको अब हम बना लेते हैं कॉलम्स। मुझे यहाँ पे अगेन 3 टर्म्स दिख रही हैं, -ab, 2b² और -3a²। अब यहाँ पे देखो फिर वही चीज़ आ गई, नेगेटिव साइन किसके साथ लगाऊँ मैं, a के साथ लगाऊँ, b के साथ लगाऊँ, तो इधर -1 a और ये b है ना। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे -ab है, आगे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 होगा ना। 1 से किसी भी चीज़ को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है। इसको सॉल्व करते हैं, 2b एंड b, इधर भी -1। अब इधर आते हैं मेन केस पर। इधर तो मेरे पास है ना, आगे कांस्टेंट है ना 3, तो इसे मैं साथ में ही रखूँगी। -1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो ये मेरे कुछ इस तरीके के फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ पे ई पार्ट भी ये ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट पे आते हैं।
सेकंड पार्ट में है कि हमें आइडेंटिफाई करने टर्म्स और उनके फैक्टर्स। ट्री डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट बोला है कि टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं। एक कॉलम हम बना लेंगे टर्म्स का और एक बना लेंगे फैक्टर्स का और एक कॉलम आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशंस का। पहला एक्सप्रेशन है फर्स्ट पार्ट में -4x + 5, -4x + 5। इसमें टर्म्स कौन कौन सी दिख रही हैं? एक मुझे दिख रही है -4x और एक दिख रही है मुझे 5। इसी के सामने इसके फैक्टर्स लिखो। -4x को किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे कि -4x बने? एक -4 को और एक x को। सिमिलरली 5 के फैक्टर सिंपल 5 होंगे। बी पार्ट में जाते हैं। बी पार्ट में एक्सप्रेशन है -4x + 5y। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या, टर्म्स क्या क्या है? -4x और साथ में 5y। -4x के क्या बनेंगे? -4 और x, और 5y के क्या बनेंगे? 5 एंड y। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनको मल्टीप्लाई करके वही सेम नंबर बने। 5 और y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 5y बनेगा ना। फिर सी पार्ट में है 5y + 3y²। ठीक है, 3y², 5y अपॉन में 3y²। तो अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं 5 और y, और इधर क्या होगा? 3y और y। क्यों 2 टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि इसकी पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 टाइम्स हमें रिपीट करना होगा उस नंबर को। फिर डी पार्ट है हमारे पास xy + 2x² y²। ठीक है, 2x² y²। इसके टर्म्स बनाते हैं। एक होगा xy और एक होगा 2x² y²। ठीक है, xy के क्या बनेंगे फैक्टर? x और y, और इसके 2x² है यानी x 2 बारी, और y² भी है तो y भी 2 बार। ठीक है, ये हमारे कुछ हो गए डी पार्ट तक। अब ई पार्ट से हम करना शुरू करेंगे। ई पार्ट में है PQ + Q। टर्म्स लिख लेते हैं। एक टर्म है हमारी PQ और एक टर्म है हमारी Q। एक टर्म है हमारी Q। PQ के फैक्टर्स क्या बनेंगे? P और Q, और Q के टर्म्स सिंपल Q। F पार्ट, F पार्ट में है तुम्हारा 1 पॉइंट, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है देखने में लेकिन है नहीं। -2.4b + 3.6a। क्वेश्चन सही उतारा है मैंने। टर्म्स क्या बनेगी? 1.2ab -2.4b और 3.6a। फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1.2 × a × b। अब यहाँ पे इसका फैक्टर करने मत बैठ जाना, 1.2 कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिख देंगे। -2.4 × b। अब इधर देखो, इधर माइनस के लिए -1 अलग से मत निकालना क्योंकि कांस्टेंट दे रखा है तो उसी के साथ डाल देंगे हम, और इसके बन जाएंगे 3.6 और a। इजी था ये भी। जी पार्ट पे जाते हैं। जी पार्ट में है 3/4x प्लस में 1/4। इसमें एलसीएम लेने बिल्कुल मत बैठ जाना, एलसीएम नहीं लेना है हमें। एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा एक्सप्रेशन 3x + 1 / 4। क्या अब हम टर्म्स को अलग अलग कर पाएंगे? नहीं, मुझे अलग अलग टर्म्स चाहिए। साथ में जुड़ा हुआ मुझे कुछ नंबर नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग टर्म्स चाहिए। एक मेरे पास टर्म हो जाएगी 3/4x और इधर हो जाएगी 1/4। इसके फैक्टर्स बनाओ 3/4 और x, और इसके फैक्टर खाली 1/4। कुछ नहीं करना हमें, बस सिंपल ऐसी फैक्टर्स बनाने हैं। h पार्ट में देखते हैं क्या है। 0.1 p² प्लस में 0.2 q²। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 0.1 p² टर्म, सॉरी 0.2 q²। फैक्टर्स बनेंगे इसके 0.1 p 2 बारी है तो 2 बारी लिखेंगे p और p, और ये 0.2 q एंड q। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला कोफिशिएंट। ठीक है, नंबर जो 1 2 3 4 5 ये अदर ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इधर थोड़ा सा एक ट्रिक दे दिया है कि हमें एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, इसकी टर्म्स भी लिख लेते हैं।
और एक कॉलम, वैसे पेपर में ये वाला कॉलम मत बना कर आना, तब भी मैं तुम्हें अभी समझाने के लिए बना रही हूँ। टर्म्स अदर देन कांस्टेंट कुछ क्वेश्चंस में कर लेते हैं, फिर बाकी में नहीं करेंगे। अदर देन कांस्टेंट्स और उनके फैक्टर्स, नहीं फैक्टर्स नहीं निकाले ना, सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने हैं, ठीक है। फैक्टर का कॉलम बनना ही नहीं है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन है फर्स्ट पार्ट 5 माइनस 3t², ठीक है। अब यहाँ पे देखते ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो टर्म है, एक है 5 और एक है -3t², ठीक है। एक है 5 और एक है -3t²। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में उनके कोफिशिएंट नहीं पूछे हैं, सारी टर्म्स के कोफिशिएंट नहीं पूछे हैं, मुझसे कोफिशिएंट पूछे उन टर्म्स के जो कि क्या है, कांस्टेंट नहीं है, जो कि वेरिएबल है। अब ऐसी टर्म्स कौन से जो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होना मतलब जिसमें नंबर आ रहा हो, ठीक है, और जो कांस्टेंट नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो यानी कि इस बार मुझे सिर्फ वही टर्म लेनी है जिसमें वेरिएबल आ रहा हो। क्या इसमें वेरिएबल आ रहा है? नो। ये कांस्टेंट है ना, तो क्या मैं इसे इधर लिखूंगी? नो। 3t², इसमें वेरिएबल आ रहा है हमारा t, तो यस इसे मैं लिखूंगी इधर। और इसी का ही मुझे यहाँ पे बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो कि हो जाएगा नंबर, आगे का जो नंबर है, जो कि हो जाएगा मेरा -3, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ उन्हीं टर्म्स के कोफिशिएंट बताने हैं जो कि कांस्टेंट नहीं हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स उन्हीं का बताना है जो कि वेरिएबल है। अब बी पार्ट पे आते हैं हम। अब मैं ये वाला कॉलम नहीं बनाऊंगी टर्म्स वाला, हमें सिर्फ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट का कॉलम चाहिए। ये है 1 + t + t² + t³। ऐसी टर्म्स जो कि कोफिशिएंट नहीं, वो कांस्टेंट नहीं है, कौन कौन सी हैं वो टर्म इसमें? 1 तो कांस्टेंट है, इसे नहीं लेंगे, t² और t³, t² और t³। और इन सब के आगे क्या लगा है? कुछ नहीं लगा, तो यानी कि क्या है सबके आगे? 1। तो सबके कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 1। किसी के आगे नेगेटिव साइन नहीं है तो नेगेटिव लगाना ही नहीं है हमें कोफिशिएंट में। फिर अगला है x + 2xy + 3y, ठीक है। टर्म्स अदर वेरिएबल वाली टर्म्स, इसमें y आ रहा है, इसमें xy आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तीनों ले लेंगे, इसमें तीनों हैं, x 2xy और 3y। तो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे है 2 और इसके आगे है 3, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। डी पार्ट में जाते हैं। डी पार्ट में है, सॉरी डी नहीं है, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। 100m + 1000n, ठीक है। टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स में कौन कौन सी आ जाएगी? 100m भी यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें m आ रहा है जो कि वेरिएबल है, और 1000n भी यूज़ करेंगे। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 1000, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में है -p² q² + 7pq, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, एक तो हो जाएगा माइनस लाइन लगाना मत भूलना, सारा आंसर गलत हो जाएगा इसके बिना, ठीक है। अब इस वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसके आगे कुछ नहीं है यानी -1, और इसका हो जाएगा 7। इजी था ये क्वेश्चन भी। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। 1.2a + 0.8b, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स 1.2a और 0.8b, क्योंकि दोनों में ही वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। सेवन्थ पार्ट पे जाते हैं। सेवन्थ पार्ट में है 3.14 r²। टर्म एक ही है और इसमें वेरिएबल भी आ रहा है तो इंक्लूड करेंगे, और ये कोफिशिएंट हो जाएगा इसका नंबर वाला जो मैंने लिखा है 3.14। 3.14 शायद किसी की वैल्यू होती थी, पेरीमीटर एरिया में सॉल्व किया होगा। कमेंट्स में मुझे बताओ किसकी वैल्यू होती है, देखते हैं किसको
पुराने चैप्टर्स के बारे में भी पता है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 11th क्लास 12th तब तक आता है, कभी ख़त्म नहीं होता है चैप्टर, लाइफ में बहुत यूज़ होता है इस चैप्टर का। 2L+B, ठीक है। अब इधर क्या करना है ना, इधर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या अभी हम टर्म्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? इसको नए पेज पे करते हैं सॉल्व। 2L+B को मैं अलग अलग क्यों नहीं लिख सकती? नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में एक साथ जुड़े हुए हैं। अभी जब तक मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करूँगी मैं इन्हें अलग नहीं लिख सकती। तो मुझे इसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 2L+B को मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन करना पड़ेगा। ओपन करूँगी तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, याद करो। AB+C का क्या होता था, AB+AC। तो उसी तरह 2L+2B, एक बार 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है, और फिर एक दूसरी बार 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या बना, ये है 8th पार्ट, राइट। 8th पार्ट में एक्सप्रेशन बना 2L+2B, और इनके टर्म्स जिसमें कि वेरिएबल आ रहे हैं वो है 2L और 2B, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दोनों में ही 2 है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बच्चे जो हैं भूल जाते होंगे इसे करना, और अगर नहीं भूलते हो तो अपने आप को एक बैक पे एक थपकी दो कि वेरी गुड, तुम बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 9th पार्ट है 0.1y प्लस 0.01y², ठीक है। अब ऐसी टर्म्स जिसमें तुम्हारा वेरिएबल आ रहा है वो है कुछ ये वाली, ठीक है, और जिसके कोफिशिएंट्स हैं 0.1 और 0.01, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।